Good morning to all my dear students of 8th grade. Today we are going to discuss our next chapter by himself. So let's start from the background. The story by himself is Jack London's account of how his various experiences contributed to his success as a writer. It is written in the first person as the story is autobiographical. Okay? तो ये जो स्टोरी है जैक लंडन की ऑटोबायोग्राफी में से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया, इसीलिए ये फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है. फर्स्ट पर्सन मीन्स आई वॉज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को इन 1876. At 15 I was a man among men, and if I had a spare nickel I spent it on anything but candy because I thought it was more manly. Now when my years are nearly doubled, I am out on a hunt for the boyhood which I never had, and I am less serious than at any other time of my life. Guess I will find the boyhood. So इन लाइन्स में राइटर कहता है कि उसका बर्थ जो है वो सैन फ्रांसिस्को में 1876 में हुआ है. 15 इयर्स की एज तक वो खुद को एक मैन काउंट करने लगा था और उसे लगता था कि उसके पास अगर एक स्पेयर निकल भी है, निकल इज द करेंसी, तो वो इसको कैंडी पे खर्च नहीं करेगा, कैंडी के अलावा किसी और चीज़ पे खर्च करेगा, क्योंकि उसको लगता था कि कैंडी पे खर्च करना बच्चों वाली बात होगी. और अब जब वो डबल हो गया, डबल मीन्स 30 इयर्स का हो गया, तब वो अपनी पहली हंट के लिए निकला है, पहले शिकार के लिए निकला है, जो कि ज़्यादातर बच्चे अपने बचपन में बहुत अर्ली एज में चले जाते हैं, आफ्टर 14 और 15 इयर्स. और वो कह रहा है कि मैं किसी और चीज़ के लिए इतना सीरियस नहीं था जितना मैं अपनी हंटिंग के लिए था. अब उसे लग रहा है कि उसको उसकी बॉयहुड वापस मिल रही है. So there is a very short question given. When was Jack a man among men? So at 15. Answer is at 15. Next, almost the first thing I realized were responsibilities. पहली चीज उसके पास क्या थी? वो थी responsibilities. I have no recollection of being taught to read or write. I could do both at the age of 5, but I know that my first school was in Alameda. Before I went out on a ranch with my folks, and as a ranch boy worked hard from my 8th year. वो कहता है मेरे ऊपर सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी. उसने 5 साल की एज तक लिखना पढ़ना बिल्कुल कुछ भी नहीं सीखा था, और उसका फर्स्ट स्कूल जो है वो अल्मेडा में था. वहाँ पे वो रेंच मीन्स लार्ज फार्म वेयर द कैटल एंड अदर एनिमल्स आर ब्रेड. वहाँ पे जाता था अपने फ्रेंड्स के साथ 8 साल तक. द सेकेंड स्कूल वेयर आई ट्राई टू पिक अप अ लिटिल लर्निंग वॉज एन इरेगुलर हिट और मिस अफेयर एट सेंट मैथ्यू. कह रहा है कि दूसरा स्कूल जहाँ पे उसको थोड़ा सा लग रहा था कि वो कुछ सीखने के लिए जा रहा है, वहाँ पे इरेगुलर हिट और मिस अफेयर्स होते थे. स्कूल जो उसका था वो सेंट मैथ्यू में था. हिट एंड मिस अफेयर्स मीन्स समथिंग डन केयरलेसली, बहुत ही केयरलेसली वहाँ पे बिहेव होता था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज जैक सेकेंड स्कूल? सो इट वॉज एट सेंट मैथ्यू. ईच क्लास सेट इन अ सेपरेट डेस्क, बट देयर वर डेज व्हेन वी डिड नॉट सिट एट ऑल. कहते एक क्लास सेपरेट डेस्क पे बैठती थी, लेकिन बहुत सारे दिन ऐसे होते थे जब हम बैठते ही नहीं थे. फॉर द मास्टर यूज टू गेट ड्रंक वेरी ऑफन. जो वहाँ के मास्टर थे वो ज़्यादातर ड्रंक करके आते थे, ड्रिंक करके आते थे. एंड देन वन ऑफ द एल्डर बॉयज वुड थ्रैश हिम. और बड़े लड़कों में से कोई ना कोई उसे चिढ़ा देता था, चैलेंज कर देता था. टू इवन थिंग्स अप द मास्टर वुड देन थ्रैश द यंगर लैड्स. लैड्स मीन्स बॉयज. चीज़ों को सही करने के लिए, बदला लेने के लिए जो मास्टर था वो छोटे बच्चों को थ्रैश करता था. सो यू कैन थिंक व्हाट सॉर्ट ऑफ स्कूल इट वॉज. तो आप सोच ही सकते हो कि कैसा स्कूल ये था. वन ऑफ माई अर्लीस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इम्प्रेशन वॉज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ अदर पीपल.
कहता मेरा एक सबसे पहला और स्ट्रॉन्गेस्ट इम्प्रेशन ये था कि बाकी के लोग इग्नोरेंट थे. आई हैड रेड एंड एब्जॉर्ब वाशिंगटन अर्विंग्स अलम्ब्रा बिफोर आई वॉज 9. कहता मैं 9 ईयर्स से पहले वाशिंगटन की अलम्ब्रा बुक मैंने रीड कर ली थी. बट कुड नेवर अंडरस्टैंड हाउ इट वॉज दैट द अदर रेंचर्स न्यू नथिंग अबाउट इट. पर मुझे ये नहीं पता कि बाकी के रेंचर्स जो उसके साथी थे उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था. लेटर I concluded that this ignorance was peculiar to the country and felt that those who lived in cities would not be so dense. और बाद में उसे पता चला कि जो लोग सिटीज़ में भी रहते हैं उनके पास भी नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं है. One day a man from the city came to the ranch. एक दिन सिटी से एक व्यक्ति आया रेंच में. He wore shiny shoes and a cloth coat and felt that here was a good chance for me to exchange the thought with an enlightened mind. Enlightened mind एक उज्ज्वल दिमाग के साथ जिसके पास नॉलेज हो. From the bricks of an old fallen chimney I had built an alhambra of my own. Towers, terrace and all were complete and chalk inscriptions marked the different sections. कहते हैं वो व्यक्ति आया, मुझे लगा वो अलम्ब्रा को जानता होगा तो मैंने खुद से एक अलम्ब्रा बनाया. अलम्ब्रा मीन्स एन ओल्ड अरेबिक फ्रेस्ट इन स्पेन. स्पेन में ये बहुत पुराना फ्रेस्ट है और उसी के साथ मैंने मार्क भी किया उसको. Here I led the city man and questioned him about the Alhambra, but he was as ignorant as the man on the ranch. कहता मैंने उससे क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए इसके बारे में, लेकिन उसको भी कुछ नहीं पता था जैसे बाकी के लोग जो रेंच पे थे उनको नहीं पता था. And then I consoled myself with the thought that there were only two clever people in the world. First one is Washington and second one writer himself. तो उसने फिर यही नतीजा निकाला कि दुनिया में सिर्फ दो ही तेज तर्रार इंसान है, एक राइटर और दूसरा वाशिंगटन जिसने अलम्ब्रा लिखी है. माई अदर रीडिंग मैटर्स एट दैट टाइम कंसिस्टेड मेनली ऑफ टाइम नॉवेल्स. टाइम नॉवेल्स चीप और पॉपुलर जो होते हैं, सस्ते होते हैं. बोरोड फ्रॉम द हायर मैन एंड न्यूज़पेपर इन विच द सर्वेंट्स ग्लॉटेड ओवर द एडवेंचर्स ऑफ द पुअर शॉप गर्ल. ग्लॉटेड शोन हैप्पीनेस एट समवन्स माइजरी, किसी को दुख देके खुशी हासिल करना. दैट इज़ नोन एज ग्लॉटेड. कहता मेरे नावल ऐसे होते थे जो चीप होते थे, उन बुक्स को मैं पढ़ता था जहाँ बोरो कर लेता था, और उसमें चीप नॉवेल्स में इतना ही होता था कि किसी को परेशान करके किसी दूसरे को खुशी मिलती है. थ्रू रीडिंग सच स्टफ माई माइंड वॉज नेसेसरली रिडिकुलसली कन्वेंशनल. But being very lonely, I read everything that came my way. कहता है ऐसा पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में भी वो एक इमेज सी बनने लगी थी, लेकिन मैं अकेला था, इसके लिए मुझे ना चाह के भी मुझे वो कुछ पढ़ रहा था मैं जो मैं पढ़ना नहीं चाहता था क्योंकि और मटेरियल की कमी थी. एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय ऑडियो स्टोरी सिग्ना. इस स्टोरी से वो बहुत इम्प्रेस हुआ. विच आई डिवोर्ड रेगुलरली फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. डिवोर्ड मीन्स किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना. कहता 2 साल तक मेरा उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा. आई नेवर न्यू द फिनिश until I grew up, for the closing chapter were missing. कहता मुझे इसका एंड नहीं पता चला जब तक मैं बड़ा नहीं हो गया, क्योंकि लास्ट वाले जो 2 पेजेस हैं वो मिस हो गए थे from my copy. So I kept on dreaming with the hero and like him unable to see Nemesis at the end. Nemesis means enemy, strong standing rival. तो जैसे हीरो को नहीं पता था उसका राइवल कौन है, इसको भी नहीं पता चला क्योंकि इसके लास्ट वाले पेजेस जो हैं वो मिस हो गए थे. माई वर्क ऑन द रेंच एट वन टाइम was to watch the bees, and as I sat under a tree from sunrise till late in the afternoon waiting for the swarming, I had plenty of time to read and dream.
तो राइटर कह रहा है कि वो वहाँ पे रेंच में बैठ के पूरा दिन बीज को देखता था, सनराइज को, सनसेट्स को देखता था, आफ्टरनून तक वेट करता था, फिर बीज आ जाती थी, उनके साथ वो बिजी हो जाता था। लिवरमोर वैली वॉज वेरी फ्लैट एंड इवन द हिल्स अराउंड वर देन टू मी डिवाइड ऑफ इंटरेस्ट। तो राइटर कह रहा है कि लिवरमोर वैली बहुत ही फ्लैट थी और उसकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाती थी, वो अपने ड्रीम से हट के भी इधर उधर देखता था। एंड द रेंच फ्लॉक्स रश्ड आउट विद पॉट्स, पैन्स एंड बकेट्स ऑफ वाटर। आई थिंक द ओपनिंग लाइन ऑफ सिग्ना वॉज इट वॉज ओनली अ लिटल लैड। तो वो वहाँ पे बैठ के सिग्ना बुक को रीड करता था और उसकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाती थी बीज के साथ। येट ही हैड ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ ग्रेट म्यूजिशियन, और वो सपने देखता था कि एक दिन वो ग्रेट म्यूजिशियन बनेगा। एंड हैविंग ऑल योर एट हिज फीट, वेल आई वॉज ओनली अ लिटल लैड टू, बट वाई कुड नॉट बिकम व्हाट सिग्ना ड्रीम्ड ऑफ बीइंग। कहता मैं बहुत छोटा था लेकिन मैं वो क्यों नहीं बन सकता जो सिग्ना बनना चाहता था। Today students, we will discuss up to here, and in your next assignment we will read the next part of the chapter. Thank you.